चित्र दिख रहे हैं। हाँ। ये देखिए सरसों का पौधा है, पुष्प है। हाँ। सरसों का पौधा है। हाँ। ये गुलाब का है। हाँ। ये कुमुदनी का है। और उसके आगे क्या है, सूरजमुखी का। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए फूल दिखाई दे रहे हैं, फल भी दिखाई दे रहे हैं, जड़ भी दिखाई दे रहा है और तना भी। ये जड़ भी दिखाई दे रहा है, ये तना भी दिखाई दे रहा है, ये फूल भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसको देखिए, इसमें देखिए ये बैक्टीरिया है और ये शैवाल है, ये मांस का पौधा है, ये फर्न का पौधा है और ये कवक है। ये बैक्टीरिया है, ये शैवाल है, ये फर्न है, ये मांस है, ये कवक है। इसमें कहीं ना तो जड़ दिखाई दे रहा है, ना तो तना दिखाई दे रहा है, ना तो फूल दिखाई दे रहा है, ना तो पत्ती दिखाई दे रहा है। ये सब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। जबकि इसके पहले इसमें देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा था ना, इसमें फूल भी दिखाई दे रहा था, पत्ती भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, जड़ भी दिखाई दे रहा था। ठीक, चलिए तो देखिए हम लोगों ने देखा कि कुछ पौधे हम लोग देखे जिसमें फूल, फल और पत्ती, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे साफ साफ। और कुछ ऐसे पेड़ को हमने देखे थे, ऐसे पौधे को देखे थे जिसमें जड़, तना, पत्ती ये सब साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था उसको हम लोग कहते हैं पुष्पी पौधे, और जिसमें नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं अपुष्पी पौधे। तो इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, पिछला जो क्लास था उसमें हम लोग देखे थे कि जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जंतुओं को हम लोग वर्गीकृत कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पौधों का वर्गीकरण पुष्प के आधार पर करते हैं, आकार के आधार पर करते हैं, आयु के आधार पर करते हैं। तीन तरह से वर्गीकरण करते हैं, या तो पुष्प के आधार पर, या तो आकार के आधार पर, या तो फिर वायु के आधार पर, आयु के आधार पर। ठीक है, ठीक है, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। तो पौधों को तीन भागों में बांटा गया है, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के आधार पर। किसके आधार पर? पुष्प के आधार पर। तो अभी जो हमने चित्र देखा था तो उसमें था कि पुष्प के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुष्पी पौधे और दूसरा है अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे और अपुष्पी। पुष्प के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? पुष्पी पौधे और अपुष्पी। अगर हम पूछा जाए कि पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, तब क्या कहेंगे? तीन। क्योंकि पौधों का वर्गीकरण, पौधों को तीन भागों में बांटा गया है, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पुष्प के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। तो पहले हम लोग पुष्पी पौधों के बारे में देखें। पुष्पी पौधों की खासियत क्या है कि इसमें पुष्प और फल दिखाई देते हैं, पुष्प भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, और ये पौधा जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित अभी आपने देखा ना, जैसे गुलाब का वृक्ष देख लीजिए, अरे सॉरी, गुलाब का पौधा देख लीजिए, सूरजमुखी का पौधा देख लीजिए, तो उसमें फूल लगते हैं कि नहीं, फल लगते हैं कि नहीं। सूरजमुखी का पौधा देखे होंगे तो उसमें बीज भी लगते हैं। पूर्ण विकसित होता है कि नहीं, वो पौधा जो होता है पूरा विकसित दिखाई देता है ना। ऐसा नहीं ना है कि उसका विकास बेचारे का रुक गया है, ऐसा नहीं ना है, विकसित होता है। जड़ दिखाई देती है कि नहीं, उसमें दिखाई देती है। तना दिखाई देती है कि नहीं,
दिखाई देती है। पत्ती दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है। तो इसमें जड़, तना, पत्ती सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण क्या है? गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी। और भी पौधे आप लिख सकते हैं जिनमें फूल स्पष्ट दिखाई देते हैं। जिनमें क्या दिखाई देते हैं? फूल। जिनमें क्या दिखाई देते हैं? फूल। तो पुष्पी पौधे किनको कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और फल लगते हैं, ठीक है, उनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, वो पूर्ण विकसित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुष्पी पौधे। जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी। अब देखिए प्रश्न इसमें कहां से बनेगा? पुष्पी पौधों पर प्रश्न कहां से बनेगा? ऐसे पौधे जिनमें फल और फूल लगते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं? पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे, या कोई और नाम दे देगा? कौन क्या कहेंगे? पुष्पी पौधे। ऐसे पौधे जिनमें तना, पत्ती और जड़ स्पष्ट दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे, या शाख, झाड़ी, कुछ भी रहेगा, क्या होगा? पुष्पी पौधे। गुलाब, गुड़हल, सरसों, ये सब उदाहरण हैं पुष्पी पौधे के, अपुष्पी पौधों के, शाख के, झाड़ी के। किसके उदाहरण हैं? पौधों के, ठीक है। खाली स्थान भी भरने को कह देगा। तो पुष्पी पौधों के बारे में आप समझ गए कि पुष्पी पौधों में जड़, तना, पत्ती साफ साफ दिखाई देगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और वो इसके ये जो पौधा होता है वो कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। अपुष्पी पौधों में क्या खासियत है? इसके बाद जो दूसरा वाला चित्र हमने देखा था, देखे हैं, इनमें देखिए, इनमें कहीं भी फूल पत्ती दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? फूल पत्ती कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए फूल पत्ती कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं। न तो फूल दिखाई दे रहा है, न तो फल दिखाई दे रहा है, न तो पत्ती दिखाई दे रहा है, जड़, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो जबकि इसमें जो था, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ? तो अगर हम अपुष्पी के बारे में देखेंगे तो ये जस्ट इसी का क्या है? उल्टा है, ये विपरीत है। मतलब इसमें पुष्प लगेंगे, पुष्प लगेंगे, अपुष्पी वाले में पुष्प लगेंगे? पुष्प नहीं लगेंगे। जब पुष्प नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं लगेंगे। अपुष्पी पौधों में फूल लगते हैं? नहीं लगते। फल लगते हैं? नहीं लगते। जड़, तना, पत्ती ये सब दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। इसका जस्ट अपोजिट, इसी का पुष्पी का जस्ट उल्टा, उसमें दिखाई देंगे, उसमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अब समस्या होती है कि जब इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल भी नहीं लगेंगे, जड़ भी नहीं रहेगा, तना भी नहीं रहेगी, पत्ती भी नहीं रहेगी, फल भी नहीं रहेगा, तो ये अपनी वंश वृद्धि कैसे करेंगे? कैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे? कैसे वृद्धि करेंगे? तो इसमें फूल के, हाँ, जहाँ फूल रहता है, फूल के स्थान पर इसमें बीजाणु धानियां रह जाती हैं। क्या रहती हैं? बीजाणु धानियां। तो बीजाणु धानियां से बीजाणु उत्पन्न होते हैं, उसी बीजाणुओं द्वारा ये अपना क्या करते हैं? वंश बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अपुष्पी पौधे अपना वंश वृद्धि कैसे करते हैं, तो आप यही कहेंगे कि बीजाणु धानियों से उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पुष्पी पौधों में तो फूल है, फल है, फल में बीज लगा तो उससे वंश वृद्धि हो गई। लेकिन जो अपुष्पी पौधे हैं उसमें बीजाणु धानियों से उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा वो अपना वंश वृद्धि क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो अपुष्पी पौधे हैं वो अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे कि बीजाणु धानियों से जो उत्पन्न बीजाणु होता है उसी से क्या करते हैं? वो अपना वंश बढ़ाते हैं, ठीक है। भाई वंश बढ़ाने के लिए चाहिए ना, नहीं तो सब समाप्त हो जाएंगे ना। अब इसके उदाहरण देखिए, कवक, शैवाल, मांस, फर्न, ठीक है।
मांस के पौधे के बारे में देखिए, कवक शैवाल आप लोग देखे होंगे, बारिश में तालाब उलाब में हर जगह दीवार उवाल पर रहते हैं। तो मांस का पौधा क्या होता है, आप लोगों ने बारिश में देखा होगा, जो पुरानी दीवार होती हैं उस पे हरे रंग के कुछ मखमल जैसे दिखाई देते हैं, दिखते हैं, वही किसका पौधा होता है, मांस का पौधा। वर्षा ऋतु में दीवालों पर हरी मखमल के रूप में जो दिखाई देता है, जाके देखेंगे बारिश हो रही है ना, जहां पुरानी दीवार होंगी उस पे हरा रंग का घास की तरह जमा होगा, उसको उखाड़ देंगे, खरो देंगे तो खरो जाएगा, कुछ तो जिद्दी रहता है, पकड़े रहता है, तो वही किसका पौधा होता है, मांस का। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में दीवालों पर हरे मखमल जैसी जो पौधे दिखाई देते हैं वो पौधे क्या होते हैं, कवक शैवाल मांस फर्न क्या होते हैं, मांस के पौधे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अपुष्पी पौधे या किसी का भी नाम ले लीजिए, कवक या शैवाल अपना वंश वृद्धि, अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे, बीजाणु धानियों से उत्पन्न बीजाणु द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है मांस का पौधा अपना वंश वृद्धि कैसे करता है, तो चाहे कवक का पौधा हो, चाहे शैवाल का पौधा हो, चाहे मांस हो, चाहे फर्न हो, ये सब बीजाणु धानियों से उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा ही क्या करते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं। तो पुष्पी और अपुष्पी में अंतर समझ में आया। एक शार्ट में हम लोग देखें तो पुष्प वाले में नाम जिसका है पुष्पी, ठीक है, जैसे नहीं कहते पुष्पा झुकेगा नहीं ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पुष्प यानी उसमें फूल रहेंगे, फल रहेंगे, जड़ रहेंगे, तना रहेगी, पत्ती रहेंगी, पौधा पूर्ण विकसित होगा ना। और सूरजमुखी का पौधा, गुड़हल का पौधा, गुलाब का पौधा, ये सब हैं। और इसमें जो अपुष्पी वाले में है ये सभी चीजें नहीं पाई जाएंगी, ना तो फूल पाया जाएगा, जब फूल नहीं मिलेगा तो फल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। जड़ तना पत्ती भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो अब समस्या आती है कि अपना वंश कैसे बढ़ाएंगे। तो वंश बढ़ाने के लिए बीजाणु धानियों से उत्पन्न क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, उन्हीं से अपना क्या करते हैं, वंश बढ़ाते हैं। उदाहरण में क्या है, कवक, शैवाल, मांस और फर्न। अब बात आती है मांस क्या होता है, जो वर्षा ऋतु में दीवालों पर मखमल जैसा जो दिखाई देता है हरे रंग का, हरे मखमल जैसा, वही क्या होता है, मांस। ठीक है। कुछ याद करने वाली चीजें हैं, देखिए जिसको इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 3 चीजें आपको याद करनी है, इसमें समझना क्या है। अब ये तो याद करने वाली चीज है, तो इसमें क्या समझना है। आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक। अच्छा, वनस्पति और जंतु समझ रहे हैं, जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो अभी तो देखिए सब परिवेश के नाम से पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सब किसके नाम से पढ़ रहे हैं, परिवेश के नाम से। प्राथमिक में जब पढ़ते हैं तो परिवेश के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है। जब आगे जाएंगे उसमें सब कुछ पढ़ते हैं, जीव जंतु भी पढ़ते हैं, अणु परमाणु भी पढ़ते हैं, विज्ञान की गति का नियम भी पढ़ते हैं प्राइमरी में ना, ये सब चीजें। तो जब प्राइमरी से हम लोग उच्च कक्षाओं में जाएंगे, जूनियर में जाएंगे, तो वह विज्ञान में बदल जाता है। तो विज्ञान में सभी चीजें रहती हैं। और आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो उसमें जंतु अलग हो जाता है, वनस्पतियां अलग हो जाती हैं, भौतिक अलग हो जाता है, रसायन अलग हो जाता है। ठीक है। ये सभी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। मतलब केवल जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो वो एक अलग किताब हो जाती है, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, वनस्पतियों का अध्ययन, वो एक अलग किताब हो जाती है। अणु परमाणु का अध्ययन करेंगे तो वो एक अलग किताब हो जाती है। रसायन विज्ञान जिसे हम लोग पढ़े थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो वही बात है कि वनस्पति विज्ञान माने जिसमें वनस्पतियों के बारे में पढ़ा जाएगा। आगे 11-12 में पढ़ेंगे तो वनस्पति और जंतु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे, अगर आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के बाऊ के रहे, कौन बाऊ मतलब पिता। ठीक है। तो याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस
थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? कौन है? थियोफ्रेस्टस। याद रहेगा? बोलिए एक बार, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे पूछा जाता है वर्गीकरण का जनक कौन है, तो कहेंगे कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण का जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। अगर आपसे पूछा जाता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का बाऊ के है? अरस्तु। याद रहेगा? पहला देखिए, वनस्पति विज्ञान में थियोफ्रेस्टस, ठीक। जंतु विज्ञान, जिसमें ये वर्गीकरण के जो जनक हैं वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। जंतु विज्ञान के कौन है? अरस्तु, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए बता देंगे। तो मुझे बताइए कि पौधों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? कौन कौन बताइए नाम। पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि पुष्प के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? अपुष्पी पौधे, ठीक, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, जड़ तना पत्ती सब कुछ स्पष्ट दिखाई देती है, वह पौधा कौन सा है? पुष्पी है, अपुष्पी है, या दोनों है, या कोई नहीं है? अच्छा, पुष्पी पौधों का दो उदाहरण बता दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि वो पुष्पी पौधे हैं। दो उदाहरण, पुष्पी पौधों के दो उदाहरण मुझे बता दीजिए। दो उदाहरण, पुष्पी पौधों के दो उदाहरण। हाँ, गुलाब, सूरजमुखी, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक ऐसा पौधा है जिसमें न तो फूल लगता है, न तो फल लगता है, न तो जड़ तना पत्ती कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वो कौन सा पौधा है? अपुष्पी पौधा, वेरी गुड। अच्छा, जब इसमें फल फूल कुछ नहीं लगेगा तो ये पौधा अपना वंश वृद्धि, यानी अपुष्पी पौधे जो होते हैं अपनी वंश वृद्धि कैसे करते हैं, अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं? बीजाणु धानियों से उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक पौधा है, हम आपको बताना है कि कौन सा पौधा ऐसा है जो बीजाणु धानियों से उत्पन्न बीजाणुओं द्वारा अपना वंश वृद्धि बढ़ाता है। सूरजमुखी, गुड़हल, गुलाब और मांस। कौन सा पौधा? मांस का पौधा, वेरी गुड। तो अपुष्पी पौधों के दो उदाहरण केवल मुझे बता दीजिए। अपुष्पी पौधों के दो उदाहरण। शैवाल, मांस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जब बारिश होता है तो बारिश में जो मकान की दीवारें रहती हैं उस पर हरे रंग का मखमल जैसा कुछ दिखाई देता है, घास पौधा, वो पौधा कौन सा होता है? मांस का पौधा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस, वेरी गुड। एक अंतिम प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, ये जनक वाले की बैठ जाइए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वर्गीकरण के जनक कौन है, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे और पौधों का वर्गीकरण, इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। जो हम लोग अभी पुष्प के आधार पर देख रहे थे, अब हम लोग किसके आधार पर देखेंगे? आकार के आधार पर, ठीक है।